नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं पुरुषोत्तम सिंह एक बार फिर से आप सभी का राजपूत ट्यूटोरियल के ई लर्निंग ऐप रैला पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेशनल और इंटरनेशनल की 17 से 23 जुलाई तक की समसमाई की। पीवी सिंधु ने जीता सिंगापुर ओपन। होंजो 2022 एशिया खेल सितंबर 2023 में होगा। सीएसओ की पहली सांस्कृतिक राजधानी घोषित हुई वाराणसी, सितंबर में मिलेगा इसको दर्जा। भारत 2022 वैश्विक शांति सूचकांक में 3 स्थानों पर चढ़ा। भारतीय नौसेना में 35 साल सेवा देने के बाद सेवा मुक्त हुआ आईएनएस सिंधु ध्वज। अडानी का हुआ इजराइल का दूसरा बड़ा पोर्ट हाइफा। आईआईटी मद्रास फिर सबसे आगे, डीयू के 5 कॉलेजों टॉप 10 में। एनडीए से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे धनखड़। $100 मिलियन की फंडिंग जुटाकर ब्लॉकचेन फर्म फायर भारत का 105वां यूनिकॉर्न बना। जन जन तक पहुंचाए हर घर तिरंगा का अभियान। चलिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले लेते हैं आज का जोश का टॉनिक। देखिए दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं ना, तो सबसे जरूरी तो यह है कि आप जीवन में नाकामयाब होने का डर खत्म कर दो। देखिए दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि आप आज जिए, आप वर्तमान में जिए। आपको कल की चिंता नहीं करनी है। अगर आप आज अच्छे से जिएंगे, अगर आज मेहनत करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है आपका कल अच्छा ही होगा। लेकिन अगर आप आज का दिन पूरा चिंता करके ही व्यतीत कर देंगे, तो कल का कोई निश्चित नहीं है। इसीलिए दोस्तों ऐसा ही आपको अपने जीवन के पढ़ाई में अपने जीवन के टारगेट को पूरा करने के लिए करना है कि आपको सिर्फ रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है। आपको आज मेहनत करना है और आपको आज जी जान लगा के मेहनत करना है और आज का आपका टारगेट पूरा करना है। तो स्वाभाविक सी बात है, समय बीतते ही आप अपने लक्ष्य को जरूर पाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों इसी के साथ देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न। तो अपना पहला प्रश्न क्या बोलता है, महिला वर्ग में सिंगापुर ओपन 2022 किसने जीता था? तो किसने जीता था? हमारे देश की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु जी ने इसे जीता था। एक बात और देखिए दोस्तों, अगर बोलता है कि जो सिंगापुर ओपन है, उसको पहली भारतीय कौन है जो सिंगापुर ओपन को जीता था? तो देखिए दोस्तों 2010 में साइना नेहवाल जी ने इस किताब को जीत के इतिहास रचा था, जो कि पहली भारतीय थी, पहली इंडियन थी जो इस किताब को जीतने में कामयाबी हासिल की थी। अगर बोलेगा जो सिंगापुर ओपन है उसको जीतने वाले पहले मेंस कौन है, पहले पुरुष वर्ग के खिलाड़ी कौन है, तो फर्स्ट इंडियन मैन वर्ग के खिलाड़ी कौन है? तो साई प्रवीण जी इसको जीतने में सबसे पहले पुरुष है जिन्होंने सफलता हासिल की थी। ठीक है, एक बात और देखिए दोस्तों, पीवी सिंधु जी का फॉर्म इतना खतरनाक चल रहा है कि इस साल जो सिंगापुर ओपन है ये इनका 3rd टाइटल है। तो इसके पहले और कौन कौन से टाइटल जीते हैं बोलेगा तो एक पहला टाइटल कौन सा जीता है? तो इन्होंने इस साल की शुरुआत में स्विस ओपन का भी किताब जीता है। साथ ही एक और किताब इन्होंने जीता है, उसका नाम है शहीद मोती टूर्नामेंट में भी इन्होंने किताब जीतने में सफलता हासिल की है। ठीक है, एक बात और देखिए दोस्तों, क्रिकेट जगत से एक खबर है। अगर बोलता है कौन सा एशियन इंटरनेशनल क्रिकेटर है, कौन सा एशियन इंटरनेशनल क्रिकेटर है जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे फास्टेस्ट क्या किया है, सबसे फास्टेस्ट 10,000 रन बनाया है? तो कौन है? अभी हाल ही में जो पाकिस्तान के बाबर आजम हैं, इन्होंने ये कारनामा रचा है। तो ये कितने इनिंग में 10,000 रन बनाए हैं? तो ये जो हमारे विराट कोहली है उनका रिकॉर्ड तोड़ के केवल 228 इनिंग में 10,000 रन बनाने का कारनामा किया है। तो अगर बोलेगा कोहली कितने इनिंग में बनाए थे, तो देखिए दोस्तों इतने ही रन कोहली 232 इनिंग में 10,000 रन इंटरनेशनल क्रिकेट में बनाए थे। ठीक है, क्रिकेट से जुड़ी एक और बात देखिए दोस्तों कि जो बेन स्टोक्स हैं, बेन स्टोक्स कौन है? तो बेन स्टोक्स जो है वो इंग्लैंड के एक खतरनाक खिलाड़ी है। ठीक है, जो बेन स्टोक ही है जो 2019 में हुए 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें इंग्लैंड को जिताने में कामयाबी हासिल की थी। जो 2019 का वर्ल्ड कप है इंग्लैंड के इतिहास में पहला किताब है जिसमें उन्होंने 50 ओवर के मैच में
50 ओवर के मैच में खिताब को जीतने में सफलता हासिल की है। तो उस टूर्नामेंट के फाइनल में बेन स्टोक्स प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीते थे। लेकिन हाल ही में जो बेन स्टोक्स है वो अपने फिटनेस के चलते इंटरनेशनल क्रिकेट के 50 ओवर मैच से इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। ठीक है, एक बात और देखिए दोस्तों, तो अभी क्या चल रहा है, साउथ कोरिया में ISSF का शूटिंग का वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट आयोजित कराया जा रहा है, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया था। तो इस टूर्नामेंट में जो भारतीय खिलाड़ी हैं उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है और साथ ही इस टूर्नामेंट में सबसे टॉप पे इंडिया रहने में सफलता हासिल की है। तो कौन कौन से मेडल लाई है, तो इंडिया को गोल्ड, सिल्वर और जो ब्रॉन्ज मेडल है उसमें काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। तो अगर बोलेगा गोल्ड कितना लाई है इंडिया, तो देखिए दोस्तों टोटल 5 गोल्ड, 6 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज लाने में इंडिया सफलता हासिल की है। ठीक है, इस टूर्नामेंट की खास बात ये रही है कि इसमें जो एक गोल्ड लाए हैं जो हमारे मिराज खान जी हैं, जो स्कीट के इवेंट में गोल्ड लाए हैं, वो ऐसे पहले भारतीय बन गए हैं जो इस इवेंट में आज तक गोल्ड लाने में सफलता हासिल की है। क्या है, जो मिराज खान जी हैं वो स्कीट इवेंट में गोल्ड लाके पहले इंडियन बन गए हैं जो कि इस इवेंट में गोल्ड लाने में सफलता हासिल की है। ठीक है, एक बात और देखिए दोस्तों, जो दूसरा गोल्ड एक है वो कौन लाया है, तो ऐश्वर्य पांडे जी ने एक इवेंट में गोल्ड लाया है। तो कौन से इवेंट में गोल्ड लाया है, तो 50 मीटर राइफल के थ्री पोजीशन में इन्होंने गोल्ड लाया है। ठीक है, इसी के साथ ही इन्होंने इतिहास रचा है। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों कि सिंगापुर ओपन 2022 को जीतने में कौन सफलता हासिल किया है, तो पीवी सिंधु जी ने सफलता हासिल किया है। अगर बोलेगा फाइनल में उन्होंने किसको हराया है, तो चाइना की वांग जिंगी को इन्होंने हराया है। ठीक है, अगर बोलता है सिंगापुर ओपन सबसे पहली भारतीय कौन जीती थी, तो 2010 में साइना नेहवाल को इसे जीतने में सफलता हासिल की थी। अगर बोलेगा साई प्रवीण जी हैं वो सिंगापुर ओपन कब जीते थे, तो ये 2017 में सिंगापुर ओपन जीतने में सफलता हासिल किए थे। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों कि इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाला सबसे फास्टेस्ट एशियन कौन बन गया है, तो सबसे फास्टेस्ट एशियन पाकिस्तान के बाबर आजम बन गए हैं, जो केवल 228 इनिंग में इसको बनाने में सफलता हासिल की है। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों कि शूटिंग वर्ल्ड कप कहां आयोजन कराया जा रहा था, तो साउथ कोरिया में इसे आयोजित कराया जा रहा था। इस बात को रट लो दोस्तों कि पदक तालिका में टॉप पर कौन रहा है, तो टोटल 15 मेडल के साथ जो भारत है वो पदक तालिका में टॉप पर रहा है। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों कि जो स्कीट इवेंट है, स्कीट इवेंट में पहले भारतीय कौन है जिन्होंने गोल्ड मेडल लाने में सफलता हासिल की है, तो मिराज खान जी हैं जो इस इवेंट में पहली बार गोल्ड लाने में सफलता हासिल की है। ठीक है, अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो अपना दूसरा प्रश्न क्या बोलता है, 19वें एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करने वाला है। तो देखिए दोस्तों, जो 19 एशियाई खेल था वो जो कि 2022 में होने वाला था, लेकिन क्योंकि कोरोना की वजह से ये 2022 में नहीं हो पाया, इसलिए इसको कब पोस्टपोन कर दिया गया है, तो सितंबर 2023 में ये चाइना के हांगझो शहर में इसका आयोजन कराया जाना है। ठीक है, अगर बोलता है कि बर्मिंघम क्यों चर्चा में है, तो देखिए दोस्तों, बर्मिंघम में इस माह के अंत में जुलाई 28 से लेके 8 अगस्त के बीच में कॉमनवेल्थ का आयोजन कराया जाना है। ठीक है, जिसमें भारत की तरफ से काफी प्रतिभावान खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अगर बोलेगा कितने खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो देखिए दोस्तों, भारत की तरफ से टोटल 215 खिलाड़ियों की टीम बर्मिंघम को रवाना होने वाली है। ठीक है, अगर बोलता है ताशकंद क्यों चर्चा में है, तो देखिए दोस्तों, ताशकंद में अभी हाल ही में एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग का चैंपियनशिप कराया गया था, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है और कई मेडल लाने में सफलता हासिल की है। तो अगर बोलेगा गोल्ड कौन लाया है, तो देखिए दोस्तों, हर्षदा जी ने वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 45
केजी कैटेगरी में गोल्ड लाने में सफलता हासिल की है। ठीक है, ठीक है। अगर बोलता है कि जो ये ओरेगन है, जो यूएसए का ओरेगन है, वो क्यों चर्चा में है, तो देखिए दोस्तों, तो 2021 में जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है वो ओरेगन में कराया जाना था। कहां कराया जाना था? ओरेगन में, जो यूएसए में स्थित है, वहां वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2021 में कराया जाना था। लेकिन कोरोना की वजह से, जो कि 2021 में नहीं हो पाया, उसका आयोजन तब कराया जा रहा है, उसका 15 से लेके 24 जुलाई तक इस साल कराया जा रहा है। कब कराया जा रहा है? 15 से लेके 24 जुलाई 2022 को कराया जा रहा है। तो इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भारत के कई प्रतिभावान खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए गए हुए हैं। ठीक है, इस टूर्नामेंट की एक खास बात जानिए दोस्तों। अगर बोलेगा ऐसा पहला भारतीय पुरुष कौन है, क्या है? पहला भारतीय पुरुष कौन है जो लॉन्ग जंप में क्वालिफाई करने के लिए, किसमें? लॉन्ग जंप में क्वालिफाई करने में सफलता हासिल की है। तो देखिए दोस्तों, हमारे देश के मुरली श्रीधर जी हैं। कौन है? मुरली श्रीधर जी हैं, जो भारत के पहले पुरुष बन गए हैं जो कि इस प्रतियोगिता में लॉन्ग जंप के लिए क्वालिफाई किया है। ठीक है, एक बात और याद रखिए दोस्तों, अगर बोलता है कि पहला इंडियन कौन है किसी भी वर्ग में, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, पहली महिला कौन है जो कि लॉन्ग जंप में ना ही केवल क्वालिफाई की थी, साथ में प्रतियोगिता को जीतने में सफलता हासिल की थी, तो कौन है? जिनको हम सब जानते हैं, ये है अंजू बॉबी जॉर्जी। कौन? अंजू बॉबी जॉर्जी हैं, जो इस प्रतियोगिता में ना ही केवल क्वालिफाई की थी बल्कि जीतने में भी सफलता हासिल की थी। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों कि अगर बोलता है 19 एशियाई खेल कहां आयोजित कराया जा रहा है, तो इसे चाइना के हांगझो में आयोजित कराया जा रहा है। कब कराया जा रहा है बोलेगा तो 2023 में इसे कराया जा रहा है। इस बात को रट लो दोस्तों कि बर्मिंघम में कब कॉमनवेल्थ गेम्स कराया जा रहा है, तो 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त के बीच में कराया जा रहा है। इस बात को रट लो दोस्तों कि जो ताश्कंद में एशियन यूथ एंड जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप हुआ था, उसमें किसने गोल्ड मेडल लाया था? तो हर्षा धाकड़ जी ने इसमें गोल्ड मेडल लाने में सफलता हासिल की थी। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों कि वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप कहां कराया जा रहा है, तो यूएसए के ओरेगन में इसे कराया जा रहा है। कब होने वाला है? तो 2022 में इसे आयोजित कराया जा रहा है। इस बात को रट लो दोस्तों कि पहला भारतीय पुरुष कौन है जो इस टूर्नामेंट में लॉन्ग जंप में क्वालिफाई किया है, तो ये हमारे मुरली श्रीधर जी हैं, जो ये कारनामा करने में सफलता हासिल की है। ठीक है, चलिए इसी के साथ देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न। तो अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है? कौन सा शहर सीएसओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी होगी? तो कौन सी शहर होगी? तो ये वाराणसी शहर है, जो कि सीएसओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनाया गया है। देखिए दोस्तों, ये सीएसओ जो है, इसकी ये नई पहल है, जिसके तहत वो क्या कर रहा है कि सीएसओ की उस साल में जो भी देश उसका मेजबानी करेगा, उस देश के एक शहर को, जो कि पर्यटन और सांस्कृतिक शहर होगा, उसको उस साल के लिए क्या किया जाएगा? सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनाई जाएगी, ताकि क्या हो सके, ताकि उस शहर का, उस देश का जो पर्यटन है और जो संस्कृति है, उसका अवेयरनेस देश और दुनिया में फैलाया जा सके। तो उसी तहत जो पहला बना है सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी, वो कौन है? वो वाराणसी है। तो कब के लिए बनाया गया है? 2022-2023 के लिए ये बनाया गया है। देखिए दोस्तों, अगर बोलोगे ये सीएसओ क्या है, तो देखिए दोस्तों, जो एससीओ है, एससीओ का फुल फॉर्म है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इस संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को कब बनाया गया था बोलोगे तो इसको 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर बोलोगे किस लिए बनाया गया था, तो इसको जो मिडिल ईस्ट है और जो ईस्ट एशिया है, साउथ वेस्ट एशिया है, उसके पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से इस कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। तो अगर बोलोगे कि इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो देखिए दोस्तों, इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर बीजिंग में है, जो कि चाइना में स्थित है। ठीक है,
अगर बोलता है कि इसके मेंबर कितने हैं, तो देखिए दोस्तों इसके मेंबर टोटल अभी तक 7-8 मेंबर इसके सदस्य हैं। ठीक है, कौन कौन से इसके मेंबर है बोलेगा तो देखिए दोस्तों इसके मेंबर है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और है उज्बेकिस्तान और है तजाकिस्तान। ये जो है 4 मिडिल ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज हैं, ये 8 कंट्रीज में 4 कंट्रीज शामिल हैं। और कौन सी कंट्रीज शामिल है बोलेगा तो एक है रशिया और है चाइना, उसके साथ इंडिया भी इसमें शामिल है और साथ ही हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान भी इसमें शामिल है। ठीक है, एक बात और जान लीजिए दोस्तों कि जो ये 8 मेंबर्स हैं उसके अलावा एक और नया सदस्य जुड़ा है इसमें। वो कौन जुड़ा है तो ईरान की भी इसमें सदस्य के रूप में इसमें इंक्लूड इसको किया गया है। ठीक है, एक और चीज जानिए दोस्तों कि इसके अलावा एक और कंट्री है जो कि प्रपोजल दिया है कि जो खुद शामिल होना चाहता है। वो कौन सी कंट्री है तो जो बेलारस है वो भी चाहता है कि जो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसमें वो शामिल हो सके। ठीक है, तो अगर बोलेगा 2022 का जो आयोजन है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट 2022 में कहां कराया जा रहा है तो उज्बेकिस्तान में 2022 में इसका समिट आयोजन कराया गया है। ठीक है, अगर बोलेगा अगले साल 2023 में इसका आयोजन कहां होना है तो इसका आयोजन 2023 में भारत में कराया जाना है। इसीलिए 2022-23 के लिए संस्कृति एवं पर्यटन राजधानी किसको चुना गया है तो भारत के ही वाराणसी को चुना गया है। ठीक है, एक बात और याद रखो दोस्तों कि अगर बोलता है कि कोल्लम क्यों चर्चा में है तो देखिए दोस्तों जो कोल्लम है जो कि केरला प्रदेश में आता है वो पहला प्रदेश ऐसा बन गया है जहां पे इंडिया का फर्स्ट केस आया है। तो किस चीज का मंकी पॉक्स का इंडिया में फर्स्ट केस केरला के कोल्लम में पाया गया है। एक बात और देखिए दोस्तों जो केरला है वो ऐसा पहला स्टेट बन गया है जिसकी खुद की इंटरनेट सर्विस चालू होने जा रही है। ठीक है, अगर बोलता है कि जो वडोदरा है वडोदरा क्यों चर्चा में है तो देखिए दोस्तों वडोदरा में क्या हो रहा है तो वडोदरा में जो गति शक्ति है उसका विश्वविद्यालय खोला जा रहा है, इसलिए वडोदरा चर्चा में अभी काफी है। ठीक है, अगर बोलते हैं मुंबई क्यों चर्चा में है तो देखिए दोस्तों मुंबई में जो जवाहरलाल नेहरू जी के नाम से जो पोर्ट है जो कि वन ऑफ द मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया में शुमार है, वो क्या हुआ है तो जो जवाहरलाल नेहरू का जो पोर्ट है जो कि मेजर पोर्ट्स में शुमार है वो क्या बन गया है तो वह इंडिया का पहला ऐसा पोर्ट बन गया है जो कि 100% लैंडलॉर्ड पोर्ट बना दिया गया है। मतलब इसका मालिकाना हक पूरी तरीके से प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया है। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों। अगर बोलता है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां है तो ये चाइना के बीजिंग में स्थित है। ठीक है, अगर बोलता है इसके कितने मेंबर्स हैं तो इसका नया मेंबर ईरान के जुड़ते ही ये इसमें टोटल 9 मेंबर्स हो चुके हैं। और इसमें किसको जुड़ने का प्रपोजल पेंडिंग है तो बेलारस का इसमें जुड़ने का प्रपोजल पेंडिंग है। इस बात को रट लो दोस्तों कि संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 2023 का समिट कहां होने वाला है तो ये हमारे देश में होने वाला है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का रैंक क्या रहा है तो भारत का क्या रैंक रहा है भारत का रैंक 135 इसमें रहा है। ठीक है, अगर बोलता है कि इसमें फर्स्ट रैंक किसका रहा है तो देखिए दोस्तों इसमें फर्स्ट रैंक आइसलैंड का रहा है। अगर बोलता है इसमें लास्ट रैंक किसका रहा है तो लास्ट मतलब 163 रैंक अफगानिस्तान का रहा है। ठीक है, अगर बोलता है कि ये जो ये ग्लोबल पीस इंडेक्स है इसको रिलीज कौन करता है तो देखिए दोस्तों जो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस है उसको वो ये हर साल इस रिपोर्ट को रिलीज करता है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और जानिए दोस्तों कुछ रिपोर्ट्स हैं जो महत्वपूर्ण जारी किए गए हैं। तो कौन सा रिपोर्ट है तो देखिए दोस्तों जो वर्ल्ड इस्पात
जो वर्ल्ड इस्पात एसोसिएशन है, जो वर्ल्ड स्टील का एसोसिएशन है, वो हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया है। तो किस चीज का रिपोर्ट जारी किया है कि जो स्टील की जो उत्पादकता है, जो स्टील का उत्पादन करती है देशें, स्टील का उत्पादन करती है जो देशें, तो कौन सबसे ज्यादा विश्व भर में स्टील उत्पादन करता है, उसकी एक सूची जारी की है। तो उसके अनुसार जो सबसे टॉप देश है, जो सबसे ज्यादा स्टील का उत्पादन करता है, वो कौन सा देश है? वो है चाइना। ठीक है, सेकंड नंबर पे कौन है बोलेगा तो सेकंड नंबर पे है हमारा इंडिया। थर्ड लार्जेस्ट कौन स्टील का उत्पादन करता है बोलेगा तो जापान है, जो कि थर्ड लार्जेस्ट स्टील का उत्पादन करता है। ठीक है, इसके अलावा एक और रिपोर्ट देखिए दोस्तों, एक रिपोर्ट है जो बताता है कि जो औसत चावल का उत्पादन करते हैं, जो औसत चावल है उसका उत्पादन करते हैं, उनका एक सूची जारी किया है। तो उस सूची के अकॉर्डिंग दुनिया भर में कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा साल भर में चावल को उत्पादन करता है, उसकी सूची जारी की है। तो उसमें टॉप में कौन है? तो सबसे टॉप में है उसमें चाइना। सेकंड नंबर पे कौन है? तो सेकंड नंबर पे है हमारा भारत, जो कि सबसे ज्यादा औसत चावल का उत्पादन करता है। ठीक है, इसके अलावा एक और रिपोर्ट जारी हुई है। तो कौन सा रिपोर्ट जारी हुई है कि भारतीय नागरिकता को छोड़ने वाला एक रिपोर्ट जारी हुआ है, जिसकी एक सूची बनी है। ठीक है, तो वो सूची, वो रिपोर्ट क्या बताती है कि पिछले 4 साल में, लास्ट 3 साल में भारत से टोटल 4 लाख नागरिक भारत की नागरिकता छोड़ के दूसरे देशों में जाके बस गए हैं। तो अगर बोलेगा ऐसा कौन सा सबसे प्रिफर्ड देश है, ऐसा कौन सा सबसे बेस्ट प्रायोरिटी वाला देश है नागरिकों के लिए जो भारत की नागरिकता छोड़ के वहां बसे हैं, तो सबसे जो पहला देश है जहां सबसे ज्यादा नागरिक बसे हैं वो है यूएसए। सेकंड लार्जेस्ट प्रायोरिटी वाला देश हमारे भारतीय नागरिकों के लिए क्या रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया, वो रहा है यूएसए के बाद ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों कि जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है उसमें इंडिया का क्या रैंक रहा है? तो उसमें इंडिया का रैंक 135 रहा है। इसको कौन रिलीज करता है बोलेगा तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस इसको रिलीज करता है। इस बात को रट लो दोस्तों कि स्टील के प्रोडक्शन में भारत का कौन सा रैंक है? तो चाइना के बाद भारत का सेकंड रैंक है। इस बात को रट लो दोस्तों कि चावल के उत्पादन में भारत का क्या रैंक है? तो चाइना के बाद भारत का सेकंड रैंक है। इस बात को रट लो दोस्तों कि भारतीय नागरिकता छोड़ के बसने वाला सबसे प्रिफर्ड देश कौन सा है भारतीयों के लिए? तो ये है यूएसए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है? भारतीय नौसेना की किस पनडुब्बी को 35 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्ति किया गया है? तो किसको किया गया है? आईएनएस सिंधुदुर्ग को सेवा से मुक्त किया गया है। अगर बोलता है इसको कमीशन कब किया गया था, तो देखिए दोस्तों इसको 1987 में कमीशन किया गया था। अगर बोलेगा इसको बनाया कौन था, तो इसको बनाया था रशिया ने, इसका निर्माण किया था। ठीक है, अगर बोलता है कि S-400 क्यों चर्चा में है, तो देखिए दोस्तों जो S-400 है वो क्या है? एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। ठीक है, ये जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है वो क्या करता है? वो आसमान में भी एक आसमान में भी जो हमारा देश है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में सहायता करता है। ठीक है, तो इसको कौन बनाया बोलेगा तो इसका भी निर्माण जो है इसको रशिया ने किया है। चर्चा में क्यों है बोलेगा तो देखिए दोस्तों जो हमारी सीमाएं हैं उसमें अभी तनातनी जारी है। तो जो तनातनी है उसी को देखते हुए जो हमारा रक्षा मंत्रालय है वो क्या निर्देश दिया है कि जो ये S-800 है जो कि एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, उसको हमारे दोनों ही बॉर्डर जो कि चाइना और जो पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसमें तैनात किया जाए। ठीक है, अगर बोलता है कि जो आईएनएस विक्रांत है वो क्या है, तो देखिए दोस्तों जो आईएनएस विक्रांत है वो भारत का पहला ऐसा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसकी सहायता से जो लड़ाकू विमान है उसको नौसेना लॉन्च करती है। ठीक है, अगर बोलता है कि आईएनएस दूनागिरी क्या है, तो देखिए दोस्तों जो आईएनएस दूनागिरी है इसको हमारे देश की जो बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट 17A
युद्धपोत, उसके तहत ये चौथा शिप है जिसको अभी हाल ही में लॉन्च किया जा रहा है। तो कौन लॉन्च कर रहा है? तो इसको हमारा रक्षा मंत्रालय कोलकाता के हुगली रिवर में इसको कमीशन करने जा रही है। ठीक है, अगर बोलता है कि ये धूनागिरी है क्या, तो देखिए दोस्तों, जो धूनागिरी है वो क्या है? पहाड़ है जो कि हमारे देवनागरी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, एक बात और जानिए दोस्तों, ये जो धूनागिरी हिल है, ये वही धूनागिरी हिल है जिसको जब बजरंग बली ने, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तो उनको ठीक करने के लिए जो औषधि लाना था, उसको जब खोजने गए थे तो जो बजरंग बली जी है वो इसी पर्वत को लेके लंका गए थे, जिससे औषधि लेके लक्ष्मण जी को ठीक किया गया था। ठीक है, तो अगर बोलता है कि ये जो प्रोजेक्ट 17 क्या है एक्चुअली में, तो देखिए दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट 17 है, युद्धपोत जो बनाने का जो प्रोजेक्ट है, वो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और इसको स्वदेशी तौर पे मेक इन इंडिया के तहत बनाया जा रहा है। किसके तहत बनाया जा रहा है? मेक इन इंडिया के तहत बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों कि 35 साल बाद कौन सी पनडुब्बी को सेवा मुक्त किया जा रहा है? तो INS सिंधु ध्वज को किया जा रहा है। इस बात को रट लो दोस्तों कि हमारे देश का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर कौन था? तो ये INS विक्रांत जो है वो पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर था। इस बात को रट लो दोस्तों कि जो INS दूनागिरी है वो किस प्रोजेक्ट के तहत शिप है? तो प्रोजेक्ट 17 युद्धपोत के अंदर ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है? किस देश ने हाइफा पोर्ट को 1.2 बिलियन डॉलर में अडानी पोर्ट्स को बेचा है? तो किस देश ने बेचा है? तो ये इजराइल ने इसे बेचा है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो ये हाइफा पोर्ट है, ये हाइफा पोर्ट सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इजराइल है। ठीक है, अगर बोलता है कितने साल के लिए इसको नीलामी किया गया है, कितने साल के लिए बेचा है, तो 2054 तक के लिए इसको बेचा गया है। ठीक है, अगर बोलेगा जो अडानी पोर्ट्स हैं उनके पास कितने % की हिस्सेदारी है, तो देखिए दोस्तों, इस पोर्ट की 70% हिस्सा जो है अडानी पोर्ट के पास कायम है। ठीक है, बाकी 30% हिस्सा किसके पास है? तो बाकी 30% हिस्सा जो इजराइल की एक कंपनी है उनके पास इस पोर्ट का 30% हिस्सा शामिल है। ठीक है, देखिए दोस्तों, एक बात और जानिए, हाल ही में क्या हुआ है कि जो फोर्ब्स है वो एक लिस्ट जारी की है। तो किस चीज की लिस्ट जारी की है? तो जो दुनिया है, दुनिया के जो रिचेस्ट पर्सन है उनकी एक लिस्ट जारी की है। ठीक है, उसमें जो हमारे अडानी जी हैं उनका भी नाम शामिल है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जो इस लिस्ट में जो 4th रैंक है उसमें जो अडानी जी पहुंच गए हैं। तो जो हमारे गौतम अडानी जी हैं वो अभी रिसेंटली वर्ल्ड के 4th रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। तो बोलेगा किसको पीछे करके बने हैं? तो देखिए दोस्तों, जो 5वें स्थान पे है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो चेयरमैन है बिल गेट्स, उनको पीछे करके गौतम अडानी 4थे सबसे रईस व्यक्ति बन गए हैं। ये कैसे हुआ? तो देखिए दोस्तों, जो बिल गेट्स हैं उन्होंने हाल ही में अभी काफी अमाउंट का डोनेशन दिया है, जिसकी वजह से उनका जो नेट अमाउंट है वो घट गया है। उसकी वजह से जो गौतम अडानी जी है दुनिया के 4थे रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। अगर बोलेगा टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में और कोई भारतीय शामिल है क्या? तो देखिए दोस्तों, भारत के ही जो मुकेश अंबानी जी है जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन थे, वो टॉप 10 में शामिल है, जो कि दुनिया के 10वें सबसे रिचेस्ट व्यक्ति हैं। ठीक है, गौतम अडानी जी के बारे में एक बात और जानिए दोस्तों कि जो गौतम अडानी जी हैं उनके नाम से एक बुक लिखी गई है। उस बुक का नाम क्या है? मैन हु चेंज्ड इंडिया। अगर बोलता है कि इस बुक के लेखक कौन है, तो RN भास्कर जी इस बुक के लेखक है। ठीक है, एक बात और जानिए दोस्तों, हाल ही में एक और बुक रिलीज हुई है और बुक का नाम क्या है? बुक का नाम है कनेक्टिंग थ्रू कल्चर्स। ठीक है, अगर बोलेगा इस बुक को कौन लिखा है, तो देखिए दोस्तों, जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, उन्होंने इस बुक
को लिखा है। ठीक है, एक बात और जानिए दोस्तों कि अभी हाल ही में क्या हुआ है, तो हाल ही में जो सीपीईसी कॉरिडोर है वो काफी चर्चा में रहा है। ठीक है, सीपीईसी कॉरिडोर क्या है बोलेगा तो देखिए दोस्तों, सीपीईसी का मतलब है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, इसको कब से बनाया जा रहा है बोलेगा तो देखिए दोस्तों, इसका शुभारंभ 2015 में किया गया था। किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया था बोलेगा तो देखिए दोस्तों, जो चाइना की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि 2013 में शुरुआत की गई थी, उसी के तहत एक सब स्कीम क्या है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, तो ये कहां से कहां गुजरता है बोलेगा तो जो सिंजियांग जो प्रोविंस है जो कि चाइना में है, और जो ग्वादर पोर्ट है जो कि पाकिस्तान में स्थित है, उनके बीच में इसको बनाया जाएगा। ठीक है, जिसकी जो ये सीपीईसी है उसका जो इंडिया है उसका पुरजोर विरोध किया है। ठीक है, तो क्यों पुरजोर विरोध कर रहा है, क्योंकि देखिए दोस्तों, जो सिंजियांग प्रोविंस है चाइना का और जो गदर पोर्ट है उसके बीच में आता है पीओके, जो कि एक डिस्प्यूटेड इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जगह है। तो भारत इसलिए विरोध कर रहा है कि जो पीओके है उसमें पाकिस्तान का कोई अधिकार नहीं है कि उसमें वो ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको किया जा सके। ठीक है, तो अभी चाइना क्या करने जा रही है, जो ये सीपीसी कॉरिडोर है इसको एक्सटेंड करके क्या कर रही है, इसको एक्सटेंड करके अफगानिस्तान में भी पहुंचाने का इनका प्रयास चल रहा है। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों कि जो हाइफा पोर्ट है वो कौन नीलाम कर रहा है, तो वो इजराइल नीलाम कर रही है, जिसको हमारे भारत के अडानी पोर्ट्स ने लिया है, जिसकी 70% की हिस्सेदारी है। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों कि अडानी जी दुनिया के कौन से नंबर के रिचेस्ट व्यक्ति हैं, तो दुनिया के 4th नंबर के रिचेस्ट व्यक्ति हैं। इस बात को रट लो दोस्तों कि कनेक्टिंग थ्रू कल्चर्स बुक कौन लिखा है, तो हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने इसको लिखा है। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों कि जो सीपीसी कॉरिडोर है वो उसकी शुरुआत कब हुई थी, तो उसकी 2015 में उसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, कहां से कहां तक जुड़ रहा है बोलेगा तो जो चाइना की सिंजियांग प्रोविंस है उससे ग्वादर पोर्ट जो कि पाकिस्तान में है उनको जोड़ा जा रहा है। ठीक है, चलिए इसी के साथ देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न। तो अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है, हाल ही में जारी इंडिया रैंकिंग 2022 में कौन सा शैक्षणिक संस्थान शीर्ष पर रहा है, तो कौन सा शीर्ष पर रहा है, तो आईआईटी मद्रास ओवरऑल कैटेगरी में शीर्ष पर रहा है। देखिए दोस्तों, ये जो इंडिया रैंकिंग 2022 है उसको लाने का कारण समझिए कि अभी भी ऐसा होता है और पहले से ही ये चलता आ रहा है कि भारत में इतने ज्यादा नंबर में शैक्षणिक संस्थान होने के बाद भी, इतने ज्यादा नंबर में यूनिवर्सिटीज होने के बाद भी, जो वर्ल्ड की टॉप 200 टॉप 500 यूनिवर्सिटीज हैं उसमें अपना नाम दर्ज कराने में नाकामयाब रहती थी। तो इसी को देखते हुए जो हमारी शिक्षा मंत्रालय वो क्या की 2015 में कब की 2015 में एक रैंकिंग लेके आई। उस रैंकिंग का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसके तहत क्या करती है, जो हमारा शिक्षा मंत्रालय है वो अलग अलग कैटेगरी में शैक्षणिक संस्थानों को रैंकिंग देता है ताकि उनके बीच में कंपटीशन क्रिएट हो और वो ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करने के लिए मोटिवेट हो, जो कि 2018 के पहले ये कंपलसरी नहीं होता था, लेकिन 2018 के बाद हर शैक्षणिक संस्थान को इसमें पार्टिसिपेट करना कंपलसरी हो गया है। ठीक है, तो अगर बोलेगा ओवरऑल कैटेगरी में कौन फर्स्ट आया है, तो आईआईटी मद्रास ओवरऑल कैटेगरी में टॉप पर है। अगर बोलेगा कि जो यूनिवर्सिटीज है उस कैटेगरी में टॉप पर कौन है, तो यूनिवर्सिटीज के कैटेगरी में जो आईआईएससी बेंगलोर है वो टॉप पर आने में कामयाब रही है। अगर बोलता है मैनेजमेंट कैटेगरी में कौन टॉप पर है, तो मैनेजमेंट कैटेगरी में जो हमारी आईआईएम अहमदाबाद है वो टॉप पे कायम है। ठीक है, अगर बोलता है कि जो कॉलेजेस हैं, कॉलेजेस के ग्रुप में, कॉलेजेस के कैटेगरी में कौन फर्स्ट आया है, तो जो मिरांडा हाउस है जो कि दिल्ली में स्थित है वो फर्स्ट आने में
कामयाब रही है। अगर बोलता है मेडिकल एजुकेशन में, मेडिकल कॉलेजेस में टॉप कौन आया है, तो देखिए दोस्तों, जो हमारा एम्स है, जो कि दिल्ली वाला एम्स है, दिल्ली में स्थित है, वो मेडिकल एजुकेशन में टॉप पर आया है। ठीक है, एक चीज और जानिए दोस्तों कि एक रिपोर्ट रिलीज हुआ है। वो रिपोर्ट क्या बताता है? वो रिपोर्ट इंटरनेट की स्पीड के बेसिस में जो हमारे देश के अलग अलग शहर हैं उनको रैंक करता है कि किसकी इंटरनेट व्यवस्था अच्छी है। तो जो इंटरनेट स्पीड है इसको किस बेसिस में रैंकिंग दिया जा रहा है? तो 4G जो डाउनलोड स्पीड है, जो 4G की डाउनलोड स्पीड है, उसके बेसिस में इन शहरों को कैटेगराइज करके रैंक दिया जा रहा है। तो अगर बोलेगा सबसे फर्स्ट रैंक किसका है, जिसका टॉप का इंटरनेट का स्पीड है, तो कौन है? हमारे भारत का जो मुंबई है उसको फर्स्ट रैंक दिया गया है। सेकंड रैंक किसको दिया गया है बोलेगा तो दिल्ली को सेकंड रैंक दिया गया है। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों कि इंडिया रैंकिंग 2022 में ओवरऑल कैटेगरी में टॉप कौन किया है? तो IIT मद्रास ओवरऑल कैटेगरी में टॉप किया है। अगर बोलेगा कौन सा कॉलेज टॉप किया है, तो दिल्ली में स्थित मिरांडा हाउस कॉलेज कैटेगरी में टॉप किया है। अगर बोलेगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क कब से बनाया जा रहा है, तो 2014 से शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसे बनाया जा रहा है। एक बात और देखिए दोस्तों, अब तक जो ये है जितने भी रैंकिंग आती है वो केवल ही केवल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए रैंकिंग आती है। लेकिन शिक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि आने वाले सालों से जो स्कूली शिक्षा है, जो स्कूली शिक्षा के संस्थान है, उनकी भी रैंकिंग की जाएगा और उनका भी ऐसा रैंकिंग फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों कि इंटरनेट इंस्टीट्यूट में टॉप पर कौन है? तो हमारे देश की इकोनॉमिक कैपिटल मुंबई है। चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है? सत्तारूढ़ी दल की ओर से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन है? तो किसको उम्मीदवार बनाया गया है? तो जगदीप धनखड़ जी को बनाया गया है। देखिए दोस्तों, जो जगदीप धनखड़ जी है वो अभी किस पद पर थे? तो अभी वो वेस्ट बंगाल के गवर्नर के पद पर शुमार थे। ठीक है, जो कि पहले भी जो भाजपा की तरफ से कई बार मंत्री के पद पे रह चुके हैं। अगर बोलेगा कि जो विपक्ष है उनकी तरफ से कौन उम्मीदवार है, तो मार्गरेटा एल्वा जी को अपोजिशन की तरफ से संयुक्त उम्मीदवार बनाया गया है। अगर बोलता है जो ये मार्गरेटा एल्वा जी है वो कौन है, तो मार्गरेटा एल्वा जी है ये पूर्व केंद्रीय मंत्री रही है और साथ ही ये कई प्रदेशों की गवर्नर भी रह चुकी है। ठीक है, अगर बोलता है अभी वर्तमान के वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो वेंकैया नायडू जी अभी वर्तमान के वाइस प्रेसिडेंट हमारे देश के हैं। ठीक है, एक बात और जानिए दोस्तों, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वही हमारे देश में जो राज्यसभा होता है, राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो वाइस प्रेसिडेंट ही होता है। ठीक है, अगर बोलता है कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी कौन है, तो देखिए दोस्तों, जो बीजेपी पार्टी है वो बीजेपी जो है राज्यसभा में ये जो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं उनको मुख्य सचेतक के रूप में मुख्य व्हीप के तौर पे इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, एक बात और देखिए दोस्तों, जो राज्यसभा है हमारी, तो राज्यसभा ने क्या किया है? राज्यसभा ने हाल ही में एक सर्कुलर पास किया है। ठीक है, हम पिछले दिनों भी देखे थे कि जो संसद है, जो राज्यसभा है, वो एक सर्कुलर पास की थी। वो क्या की थी कि जो हमारा संसद है उसमें कुछ शब्द हैं जिसको लेना मर्यादा के खिलाफ है, जैसे कि बास्टर्ड हो गया, शकुनी हो गया, ऐसे कई सारे शब्द हैं जिसको संसद में लेने से बैन लगा दी गई थी। उसी तर्ज पर अभी क्या की है, तो जो राज्यसभा है वो सर्कुलर पास की है। उसके तहत वो क्या बोलती है कि जो संसद का परिसर है, उस संसद के परिसर के अंदर या तो धरना देना या तो अनशन करना, भूख हड़ताल करने के ऊपर अब बैन कर दिया गया है। ठीक है, अब संसद प्रांगण के अंदर कोई भी सांसद, कोई भी एमएलए जाके वहां पे धरना और अनशन का प्रदर्शन नहीं कर सकता है। ठीक है, एक बात और देखिए दोस्तों, अभी क्या चल रहा है, तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हमारे देश में
चल रहा है। किसका चल रहा है? प्रेसिडेंट का इलेक्शन हमारे देश में चल रहा है। ठीक है, तो वोटिंग कब हुई है बोलेगा तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो वोटिंग हुआ है उसकी तारीख है 18 जुलाई 2022। अगर बोलेगा कि रिजल्ट किस दिन आएगा, काउंटिंग किस दिन होगी, तो रिजल्ट आने की तारीख है 21 जुलाई। अगर बोलेगा ओथ किस दिन लिया जाएगा, शपथ किस दिन ली जाएगी, तो 24 जुलाई को शपथ ली जाएगी। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों कि जो सत्तारूढ़ दल है उसके तरफ से उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार कौन है, तो जगदीप धनखड़ जी सत्तारूढ़ दल के उम्मीदवार हैं। अगर बोलेगा लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी कौन है, तो ये बीजेपी की तरफ से राज्यसभा के न्यू सचेतक नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों कि राज्यसभा परिसर में अब क्या करना मना है, अब वो गांधी जी के स्टैचू के सामने धरना या अनशन करना अब सख्त मना है। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का वोटिंग किस दिन हुआ था, तो 18 जुलाई 2022 को इसकी वोटिंग कराई गई थी। ठीक है, चलिए इसी के साथ देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारत का 105वां यूनिकॉर्न कंपनी कौन सा बना है, तो कौन सा बना है, जो फायर स्टार्टअप है, जो कि एक ब्लॉकचेन का फर्म है। क्या है, जो कि एक ब्लॉकचेन का फर्म है, वो जो है वो भारत का 105वां यूनिकॉर्न कंपनी बन गया है। ठीक है, अगर बोलता है भारत का पहला यूनिकॉर्न कंपनी कौन है, तो देखिए दोस्तों जो ओपन कंपनी है, जो कि नियो बैंकिंग की फाइनेंशियल टेक की कंपनी है, वो भारत का 100th नंबर का यूनिकॉर्न बन गया है। ठीक है, अगर बोलता है 101 नंबर का यूनिकॉर्न कौन बना है, तो देखिए दोस्तों एजुकेशन सेक्टर का जो स्टार्टअप है फिजिक्स वाला, वो भारत का 101 नंबर का यूनिकॉर्न बन गया है। अगर बोलता है 104 नंबर का यूनिकॉर्न कौन है, तो जो वन कार्ड कंपनी है वो भारत का 104 नंबर का यूनिकॉर्न कंपनी बन गया है। ठीक है, एक बात और देखिए दोस्तों इकोनॉमी से जुड़ी हुई कि ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि जो डॉलर है, जो कि $1 की जो कीमत है वो 80 रुपए से ज्यादा की हो गई है। अगर बोलेगा करंट में कितना है, तो 80.02 रुपए $1 की कीमत हो गई है। ठीक है, एक बात और देखिए दोस्तों कि अभी हाल ही में क्या हुआ है, तो हाल ही में जीएसटी के रेट में संशोधन हुआ है। तो कब से हुआ है, तो जो नया जीएसटी रेट है वो 18 जुलाई से लागू किया जाएगा। तो उसमें जानने वाली बात क्या है, तो देखिए दोस्तों जो 5% का स्लैब था उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को भी ऐड कर दिया गया है। किसको ऐड कर दिया गया है, जैसे कि जो पैकेज्ड आटा रहता था, जो पैकेज्ड आटा या पनीर रहता था या दही होते हैं, उसको 5% जीएसटी के स्लैब में ऐड कर दिया गया है। और किसको ऐड किया गया है, तो देखिए दोस्तों जो लग्जरियस हॉस्पिटल होते हैं, जिन हॉस्पिटलों में रूम का चार्ज 5,000 रुपए पर डे से ज्यादा होता है, उसको भी 5% जीएसटी के स्लैब में जोड़ दिया गया है। ठीक है, और कौन सा स्लैब में जोड़ा गया है, तो देखो दोस्तों जो 12% का स्लैब होता है उसमें भी कुछ चीजों को जोड़ा गया है। किसको जोड़ा गया है, तो पढ़ाई से रिलेटेड जैसे मैप और एटलस जैसी चीजें हैं उनको भी 12% की कैटेगरी में जोड़ दिया गया है। और किसको जोड़ा गया है, तो देखिए दोस्तों जो होटल होता है उनका अगर पर डे का चार्ज 1,000 रुपए से ज्यादा होता है पर डे का चार्ज, तो उसमें भी अब से 12% जीएसटी लगाया जाएगा। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों कि हमारे देश का 100th नंबर का यूनिकॉर्न कौन है, तो ओपन स्टार्टअप हमारे देश का 100 नंबर का यूनिकॉर्न है। लेटेस्ट यूनिकॉर्न कौन है 105वें नंबर का, तो जो स्टार्टअप कंपनी फायर है, जो कि ब्लॉकचेन फर्म की कंपनी है, वो हमारे देश का 105वें नंबर का स्टार्टअप है। चलिए देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न। तो अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है, हर घर तिरंगा अभियान कब से शुरू होने जा रहा है, तो कब से शुरू होने जा रहा है, तो 13 से 15 अगस्त 2022 तक इसे चलाया जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो 2022 है वो क्या है, जो हमारे आजादी का 75वां साल है। इसीलिए जो हमारी केंद्र की सरकार है वो क्या कर रही है, इसको यादगार बनाने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव चला रही है। क्या चला रही है, आजादी का अमृत महोत्सव कैंपेन चला रही है। उसी के तहत अलग अलग प्रोग्राम को लॉन्च किया जा रहा है। तो इसी जो आजादी का अमृत महोत्सव है उसी को और यादगार बनाने के लिए हर घर तिरंगा का अभियान
चालू किया जा रहा है। ठीक है, तो हर घर तिरंगा अभियान का लक्ष्य क्या है, क्या किया जा रहा है इसमें? तो देखिए दोस्तों, हर घर तिरंगा अभियान के तहत ये लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि लोग अपने अपने घर में इन दिनों के दिन तिरंगा को, जो तिरंगा है, जो कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, उसको अपने घर में फहराए, ताकि जो हमारा देश है उसको पूरा एक साथ तिरंगा में किया जा सके। इसी कतार में जो हमारा केंद्र का जो गृह मंत्रालय है, वो जितने भी उनके विभाग हैं, जितने भी जिले हैं, जितने भी प्रदेश हैं, उनको भी ये निर्देश दिया गया है कि इस कैंपेन को लोगों को अवेयर करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने के लिए जो उनकी वेबसाइट्स हैं, जो पोर्टल्स हैं, उनके कवर पेज पे भी हर घर तिरंगा अभियान का पेज को लगाया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को अवेयर हो पाए और इस साल का जो स्वतंत्रता दिवस है उसको हम पूरे देश भर में तिरंगामय करके मनाने लगे। ठीक है, एक बात और देखिए दोस्तों, अगर बोलता है कि इसको मनाने का मेन एम क्या है, इस प्रोग्राम का मेन एम क्या है, तो देखिए दोस्तों, गृह मंत्रालय बोलती है इसका 3 मेन बड़े उद्देश्य हैं। एक तो जो पास्ट है हमारा, जो कि हमारे देश के जो शहीद है उनकी जो वीर गाथा है, जो उनकी जो वीर गाथा है, जो उनके अचीवमेंट्स हैं, जो वो अपना जी जान लगा के, अपना सर्वस्व निछावर करके, अपना जान तक देके जो हमको आजादी दिलाने में सफलता प्राप्त की है, उनकी वीर गाथा को सुना के जो हमारी युवा पीढ़ी है उनके अंदर देशभक्ति को भरा जाए। ठीक है, साथ में क्या किया जाए, जो कि हमारा प्रेजेंट है, जो कि 75 साल से हम जो अचीवमेंट्स किए हैं, जो 75 साल से हमारी जो उपलब्धियां हैं, उनको उपलब्धियों का महिमा मंडल किया जाए, ताकि देश और दुनिया को हम ये बता पाए कि हम 75 साल में कितना आगे बढ़ गए हैं और कितने सारे अचीवमेंट्स को प्राप्त करने में सफलता हासिल की है। और साथ ही में हमारा क्या रहेगा, साथ ही में फ्यूचर के लिए संकल्प लिया जाएगा कि फ्यूचर के लिए हम अपने देश को कितना बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, कितना अच्छा से अच्छा कर सकते हैं, और हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी बताई जाएगी कि हर एक व्यक्ति इस देश के निर्माण के लिए कैसा अपना सर्वोच्च प्रदान कर सकता है। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों कि हर घर तिरंगा जो कैंपेन है वो कब से कब चलाया जाएगा, 13 से 15 अगस्त 2022 को इसे चलाया जाएगा। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों कि इसमें क्या किया जाएगा कि जो हमारे 75 साल की जो उपलब्धियां हैं उसको भी इसके अंदर महिमा मंडल किया जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसी के साथ खत्म होता है आज का प्रोग्राम। अपन मिलते हैं अगले हफ्ते नई समसामयिकी के साथ। जय हिंद।